Good morning, everybody. Good morning, beta. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, रामकृष्ण। कैसे हो रामकृष्ण? बढ़िया सर। ग्वालियर तो यार बहुत मिस करता हूँ मैं। आइए सर कभी घूमने। ग्वालियर बहुत पढ़ा हूँ मैं, अपने सीनियर से पूछना, सब जानते होंगे। अच्छा, ग्वालियर कोचिंग में बहुत अभी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, त्यागी वगैरह करके कुछ लड़के थे, दो तीन सब्जेक्ट सब पढ़े, स्टील, स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, इरिगेशन, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब पढ़ा है 3 साल से लगा मैं ही पढ़ाता हूँ। स्ट्रक्चर तो बच्चे वहां के मेरे से ही पढ़ते हैं, MITS वाले पूरे। और सुजाता, गुड मॉर्निंग बेटा। तुम तो आ गई होगी समय पे, मैं ही लेट हो गया। क्वेश्चन वो वाला करिए लास्ट में जो दिया था आपको। क्वेश्चन वो वाला करिए लास्ट में जो दिया था आपको। क्वेश्चन करिए, सेफ फैक्टर निकालिए बेटा। सेफ फैक्टर, रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेफ फैक्टर निकालिए। रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेफ फैक्टर निकालिए सारे लोग। रेक्टेंगुलर सेक्शन का आखिरी में जो क्वेश्चन कर रहा था कि मैं फाइंड आउट सेफ फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ डेप्थ 50, जस्ट ट्राई दैट। ये रात 1:30 बजे की रिकॉर्डिंग आई है। क्वेश्चन कराते कराते मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। वन 1.5 और बताइए जवाब, और लोग जवाब दीजिए। सही है, सही है, एकदम सही है। वन 1.5 भी आएगा, और लोग ट्राई करिए। बेसिक सोम है ये। कोई बोले कि ये स्टील है तो नहीं मानना है, बेसिक सोम मानता हूं मैं इसको। अरे यार, जेड निकालना, सेंट्रॉइड निकालना, ये कब से स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर सिर्फ इसमें इतना है कि जो सेफ फैक्टर का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, बस सेफ फैक्टर का जो फार्मूला तुमको निकालना है वही स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बाकी इसमें स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर खुद ही एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स बोला जाता है। 1.5 आएगा, और लोग ट्राई करिए। कई सारे क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 3-4 सेप के तो क्वेश्चन इसमें करने ही करने हैं। और किसी का कोई जवाब?
तो इसमें आपसे पूछा फाइंड द शेप फैक्टर, क्या निकालिए, शेप फैक्टर निकालिए, और किस सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। शेप फैक्टर वो भी किस सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो कल आपको शेप फैक्टर का सबसे पहले फॉर्मूला याद दिला दूं एक बार जल्दी से। शेप फैक्टर इक्वल टू होता है एफ वाई या एम वाई अपॉन में एमपी, यील्ड मोमेंट अपॉन में प्लास्टिक मोमेंट। और जब यील्ड मोमेंट को लिखते हैं तो ये आता है एफ वाई इंटू में जेड ई, मतलब इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और एफ वाई इंटू में कितना, जेड पी। ये कट गया और शेप फैक्टर आपके पास कितना बचा, शेप फैक्टर आपके पास बचा जेड ई अपॉन में कितना, जेड ई अपॉन में जेड पी। और इस जेडी को क्या बोलते हैं, इस जेडी को बोलते हैं सर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इस जेडी को इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोलेंगे, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और जेडपी को बोलेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, जेडपी को बोलेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और ये जेडी कैसे निकलेगा, ये जेडी निकलेगा सर आईसीजी अपॉन में वाई मैक्स, ठीक है। और इसको निकालने के लिए, इस जेडी को निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए सर, इस जेडी को निकालने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो कौन सी चीज है सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या ऐसे बोल दीजिए कि ये इसको निकालने के लिए आपको चाहिए सेंट्रोइडल एक्सिस। क्या चाहिए, सेंट्रोइडल एक्सिस। क्यों, क्योंकि यही सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सी एक्सिस है आपकी, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। और जेडपी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना होता है सर, जेड ये होता है सर, ये होता था a/2, मतलब टोटल एरिया का 1/2 करना है आपको, और y1 बार प्लस में y2 बार। और y1 और y2 बार क्या होता था सर, सर इक्वल एरिया एक्सिस। जैसे ये मेरे पास एरिया है सर, तो इसकी जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये कैसे पता लगेगा सर, ये बड़ी आसान है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इक्वल एरिया एक्सिस होगी, ठीक है। तो सर इस इक्वल एरिया एक्सिस से, या प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट है उसका सेंट्रॉइड यहां से कितनी डिस्टेंस पे सर, मान लीजिए y1 बार, और ऊपर नीचे वाला सेंट्रॉइड कहां पर है सर, नीचे वाला सेंट्रॉइड सर y2 बार पे है। तो क्या बोलोगे, सबसे पहले इक्वल एरिया एक्सिस चाहिए इसके लिए, फिर ऊपर वाले पार्ट का सेंट्रॉइड चाहिए और नीचे वाले पार्ट का सेंट्रॉइड चाहिए, और उन दोनों की इक्वल एरिया एक्सिस से डिस्टेंस, या उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही y1 प्लस y2 बार है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको निकालने के लिए आपको इक्वल एरिया एक्सिस चाहिए। क्यों, क्योंकि यही इक्वल एरिया प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, और जिससे y1 और y2 आपका निकलेगा। y1 और y2 क्या है, y1 और y2 इस इक्वल एरिया एक्सिस या प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट के सेंट्रॉइड के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। अब मेरे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, आसान इस सेंस में है, देखते हैं कैसे। हमसे बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी डेप्थ कितनी है सर, जिसकी डेप्थ सर डी है, और जिसकी डेप्थ डी है, और इसका इसका क्या निकालिए, शेप फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले शेप फैक्टर इसका निकालने की कोशिश करते हैं। जेड ई मैंने आपको बताया था कल, क्या बताया था, जेड ई में क्या बताया था, जेड ई में आपने बोला था सर आईसीजी अपॉन में वाई मैक्स, आईसीजी अपॉन में क्या सर, वाई मैक्स, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लोकेट करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंट्रोइडल एक्सिस लोकेट करनी पड़ेगी। तो इतना तो हमको पता है ये कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में, रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, सेंट्रोइडल एक्सिस ये होगी, यानी कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ये होगी, और यहां से वाई मैक्स, वाई मतलब सबसे दूर, वाई मैक्स सबसे दूर फाइबर की डिस्टेंस कितनी होगी सर, d/2 होगी, और इस साइड भी सबसे दूर फाइबर की डिस्टेंस कितनी होगी सर, d/2 होगी, ठीक है। तो अगर यही d/2 अलग अलग आया होता तो इनमें से जो ज्यादा होता उसको लेते हैं हम। ये मैं ये बताने के लिए इसको इतना डिटेल में बात कर रहा हूं कि कभी मान लो कि ये तो कैसा सेक्शन था, सिमेट्रिकल सेक्शन था, तो सीजी जो है, सीजी जो है वो कहां से गई सर, सेंटर से गई, तो ऊपर वाला और नीचे वाला डिस्टेंस दोनों क्या है सर, सेम है। कभी नहीं होती तो ज्यादा वाले लेते। तो इसमें y मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर, y मैक्स की वैल्यू सर हो गई d/2, और रेक्टेंगुलर सेक्शन का पहले से पता है क्या सर, इसका सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd³ कितना होता है, 12 होता है। तो जेडी की वैल्यू इसको सबको रखने के बाद आ जाएगा bd² अपॉन में कितना, जेडी की वैल्यू आ जाएगा bd² अपॉन में 6 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद
दूसरा हम निकालते हैं, हमको ये चाहिए, ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग कर दे रहा हूं, ठीक। जेडपी ए कितना सर? ए तो सर पता है बी इंटू डी, ये हो गया। y1 प्लस y2 बार, ये कैसे निकलेगा सर? ये इक्वल एरिया एक्सिस निकालनी पड़ेगी। तो इसमें तो आसान है, इसमें तो बहुत आसान है ना, क्योंकि सेक्शन इतना बढ़िया है। इक्वल एरिया एक्सिस कहां से जाएगी सर? यहां से जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये डिस्टेंस d/2 होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? d/2 होगी। बांट, ये तो आसान है ना मैथमेटिक्स। अब क्या हुआ, इस इक्वल एरिया एक्सिस से जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट मतलब ये, इसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस केवल इतने, केवल इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट मतलब कितना सर? d/2। इसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा सर? इसका सेंट्रॉइड सर यहां से कितने पे होगा सर? d/4 पे होगा। अरे बेटा केवल इतने का, इक्वल एरिया एक्सिस है ये है, इक्वल एरिया एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट कितना है सर? d/2। इसका इसका खुद का सेंट्रॉइड कहां पर होगा सर? d/4 पे। ऐसे ही इक्वल एरिया एक्सिस के नीचे वाला पार्ट जो है, उसका सेंट्रॉइड कहां पर होगा सर? यहां से d/4 पर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोलो कि y1 और y2 दोनों d/4 होंगे। या इन दोनों सेंट्रॉइड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है सर? कितनी डिस्टेंस है सर? d/4 प्लस d/4 मतलब d/2 है। तो y1 बार प्लस में y2 बार कितना आ गया सर? d/4 प्लस में d/4 यानी कि d/2। पुट कर दीजिए इसको, यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? पुट करने पे आ जाएगा सर जेडपी की वैल्यू आ जाएगी, जेडपी की वैल्यू आ जाएगी bd/2 और y1 और y2 कितना? d/2, ये आ जाएगा bd²/4। देखिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू आ जाएगी ZE bd²/6 और अपॉन में bd²/4, ठीक। ये आ जाएगा s की वैल्यू 1.5। देखिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप याद रखें, ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर, ये स्टैंडर्ड सेक्शंस है, रेक्टेंगुलर सेक्शंस, ठीक है। इनका सेफ फैक्टर आप याद रखिए, सब लोग सेफ फैक्टर याद रखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक कदम और थोड़ा सा बढ़ के, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कदम और बढ़ के ये सब भी याद रखा करिए कि जेडी की वैल्यू कितनी आती है और जेडपी की वैल्यू कितनी आती है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आगे मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि देखो, अगर याद होगा तो कितना फायदा रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो नियम से चलिए, जब इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालना हो, सॉरी, जब जेडी निकालना हो तो सीजी निकालिए, और जब जेडपी निकालना हो तो क्या निकालिए? इक्वल एरिया एक्सिस निकालिए, ठीक है। और बोलिए बेटा, और आगे क्वेश्चन करना है ना, इसमें पूछ लोगे तो मुझे आराम रहेगा, इसमें आप पूछ लेंगे तो मुझे आराम रहेगा। आराम इस सेंस में कि मुझे फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा ना। चलिए अब आप निकालिएगा, मैं बताते हुए क्वेश्चन आपसे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। और सेफ फैक्टर पे गेट वेट में तो अब चीजें इतनी टफ आने लगी हैं कि सेफ फैक्टर टिपिकल करने लगा है, लेकिन बाकी हर पेपर में गेट की बात बहुत अलग है। हर पेपर में आ, अभी भी सेफ फैक्टर पे डायरेक्ट इन्हीं स्टैंडर्ड सेक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सर्कल के लिए सेफ फैक्टर निकालिए जिसका डायमीटर डी है। इस सर्कल के लिए सेफ फैक्टर निकालिए जिसका डायमीटर डी है। ट्राई करिए, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं उसमें, आंसर दीजिए सब लोग सॉल्व करके। ट्राई करिए, इसको जवाब दीजिए। मैं यही हूं, कहीं गया नहीं, चाय पी रहा हूं बस।
जवाब दीजिए बेटा जल्दी से। कितना है आंसर जल्दी बताइए। ये जो जो नहीं कर पा रहे हैं उनको सेंट्रॉइड नहीं मैंने बताया आंसर। सुजाता इसको राउंड ऑफ करके याद रखिएगा। 1.6 से 9 इतना बड़ा मत याद रखिएगा, 1.7 याद रखिएगा बेटा। क्या दिक्कत है यार, पढ़ते नहीं हो? सोम नहीं पढ़ी है अब ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं जेडई। जेडई का मतलब सर, जेडई का मतलब आईसीजी अपॉन में वाई मैक्स। एक एक चीज बताते चलिए। तो सबसे पहले इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहां से जाएगी? सर ये तो बहुत पुरानी चीज है, हम आज से नहीं बचपन से जानने की। इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस सर एकदम सेंटर से जाएगी। जब तक सेक्शन सिमेट्रिकल है तब तक टेंशन नहीं है, d/2 पे, ठीक, ये यहां से जाएगी। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है यानी कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक। और इससे एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस कितनी है सर? एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस सर चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कितनी है? d/2 है। तो आईसीजी, इसका आईसीजी पता ही नहीं होता। आईसीजी, इसका आईसीजी होता है π⁴ और अपॉन में कितना? 64। और वाई मैक्स कितना सर? वाई मैक्स d/2। आईसीजी तुम लोगों को जिनको नहीं आया होगा उनको आईसीजी ही नहीं आ रहा होगा, यही दिक्कत होगी, पक्का यही दिक्कत होगी। ये डी से डी करेगा, ये कैंसिल, ये 2 से 32 कटेगा, ये कितना आएगा? जेडई की वैल्यू आएगी πd³ अपॉन में, πd³ अपॉन में कितना? 32। ये जेडी की वैल्यू हो गई, ठीक। इसी तरीके से अगर जेडपी चाहिए तो, जेडपी चाहिए तो बेटा जेडपी की वैल्यू सर a/2 और y1 बार प्लस में y2 बार। और ये y1 बार और y2 बार निकालने के लिए क्या चाहिए सर? इक्वल एरिया एक्सिस चाहिए, यानी कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें तो सर यही इक्वल एरिया एक्सिस भी होगी। इक्वल एरिया एक्सिस का मतलब वो एक्सिस जो सेक्शन को दो इक्वल पार्ट में बांट। तो यही एक्सिस भी तो कौन सी होगी? अरे यार ऐसे सिंपल सा है, ये इक्वल एरिया एक्सिस का मतलब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर। हाँ सर ये तो ठीक है ना सर, यही इक्वल एरिया एक्सिस होगी। इक्वल एरिया एक्सिस यही होगी, यानी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। क्यों? क्योंकि ऊपर का भी एरिया ऊपर का ये भी एरिया वही आएगा और नीचे वाला भी एरिया वही आएगा, तो ये d/2, ठीक है। और फिर क्या होता है? ऊपर वाले का सेंट्रॉइड मान लीजिए यहाँ पर लाई कर रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस है y1 बार। और नीचे वाले का नीचे वाले का सेंट्रॉइड, नीचे वाला सेंट्रॉइड कहां पर है? नीचे वाला सेंट्रॉइड है y2 बार। इनके बीच की डिस्टेंस तुमको y1 बार और y2 बार नहीं आ रहा होगा, यही पक्का है, ठीक है। याद रखिए कि अगर ये एक एक्सिस है और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट सेमी सर्कल है और इसका ये वाला सेंट्रॉइड जो होता है ये होता है 4r/3π। r के टर्म में मुझे याद रहता है,
बाकी ये कितना हो जाएगा 2d अपॉन में 3 पाई। तो ऊपर वाले इसका सेंट्रॉइड ये y1 बार 4r अपॉन 3 पाई, नीचे वाला भी y2 बार भी इतना ही होगा। तो ये सब याद रखिए, नहीं कैसे काम चलेगा। y1 बार और y2 बार बराबर होंगे, और बराबर होके कितने बराबर होंगे सर 4r अपॉन में 3 पाई, और r की वैल्यू अगर d/2 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा सर 2d अपॉन में कितना सर 2d अपॉन में 3 पाई। इसको यहाँ पर सजा लीजिए मतलब लिख लीजिए जेपी जेडपी ए मतलब टोटल एरिया, तो कितना होता है सर पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 और इंटू में 2, और y1 और ये y2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d अपॉन में कितना 3 पाई, 4 से 4 कट जाएगा, ये कैपिटल डी है, ये गलत लिखा मैंने, ठीक है कैपिटल डी है, डायमीटर है तो कैपिटल डी से ही लिखा है। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जेडपी की वैल्यू कितनी बनेगी, याद रखिएगा जेडपी की वैल्यू बचेगी डी क्यूब अपॉन में कितना 6। तो ये रहा आपके पास जेडी आपका, और ये रहा जेडपी। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एस की वैल्यू आ जाएगी जेडी अपॉन में जेडपी। तो पाई डी क्यूब अपॉन में 32 और अपॉन में डी क्यूब बाई कितना, अपॉन में डी क्यूब बाई 6, डी क्यूब से डी क्यूब कटा, और ये सब करने के बाद वही आंसर आएगा जो लोगों ने आंसर दिया 6 पाई अपॉन में 32। ठीक, 6 पाई अपॉन में 32 यही आंसर आना चाहिए। नहीं गुरु, तो गलत आ गया। कल मैंने क्या पढ़ाया था एक बार बताओ तो, मुझे लग रहा है गलती कर दी मैंने पूरा गलत। कल मैंने शेप फैक्टर ये पढ़ाया था एमपी अपॉन में एम वाई पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था, बोलो। सुजाता रामकृष्ण, हाँ ठीक है यार, फिर तो गलती कोई नहीं। जेडपी अपॉन में कितना होगा, जेड ई यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, जेडपी कितना यहाँ गलती की है लिखने में डी क्यूब बाई 6, और जेडी कितना पाई डी क्यूब अपॉन में कितना 32, डी क्यूब से डी क्यूब कटा, और ये 6 इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 32 अपॉन में कितना 6 पाई, 32 अपॉन में कितना 6 पाई, 32 डिवाइडेड बाई 6 पाई 1.697। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा 1.7। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक रिंग है, ऐसे, ठीक है, एक रिंग है और इसके लिए निकालना है, और इसके लिए ये भी गिवन है, क्या गिवन है कि t by d इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, मतलब कि t इज वेरी स्मॉलर देन d। व्हाट इज t? t इज द थिकनेस ऑफ दिस रिंग, t इज थिकनेस ऑफ दिस रिंग। करिए इसको सॉल्व, सॉल्व करिए बेटा। ये एक रिंग है, सर्कल मतलब पूरा सॉलिड। ये जब सर्कल आप बनाते हैं तो ये मत सोचा करिए कि यहाँ पर हवा है, नहीं, इसमें सर्कल ये पूरा सॉलिड होता है। ये रिंग है, रिंग में क्या होता है कि इन दोनों मटेरियल के, इन दोनों लाइन के बीच में ही मटेरियल है, ये हवा है, ठीक है, और ये बोला है कि t by d इज वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ तो सर यही निकलेगा ना कि t इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू व्हाट d, कि मतलब इस रिंग की थिकनेस जो है इस रिंग के डायमीटर से क्या है, बहुत कम है। ट्राई करिए जल्दी।
ट्राई करिए बेटा। कितना होगा? बड़ा आसान है। कैसे सर? सबसे पहले याद करो कि जब एक सर्कल होता है, केवल एक सर्कल, ये वाला सर्कल है मान लीजिए, ठीक, जिसकी डायमीटर कितनी होती है सर? जिसकी डायमीटर होती है सर डी, ठीक है। तो इसका जेडपी अभी तुमने निकाला था कितना सर? इसका जेडपी हमने निकाला था सर, इसका जेडपी आया था, देखिएगा, डी क्यूब बाई 6। मैं क्या करूं कि ये एक सर्कल है, इसमें से एक सर्कल और माइनस कर दूं, एक सर्कल और माइनस कर दूं, कितने कितने डाया का? अरे डाया बहुत आसान है। कैसे सर? इसका डाया अगर यहां से लेकर यहां तक डी है, इसका डाया यहां से लेकर यहां तक कितना है? डी है। तो उस डी में से ये थिकनेस कितनी होगी सर? ये थिकनेस टी होगी, और ये भी कितना होगा सर? ये भी सर टी होगा। हाँ ठीक है। तो अगर ये पूरा डी है तो ये अंदर अंदर कितना होगा? ये छोटा वाला सर्कल जो है ये सर डी माइनस में कितना होगा सर? 2टी होगा। ठीक है। तो मैं एक बड़े सर्कल जिसका डाया कितना है? डी है, एक बड़ा सर्कल जिसका डाया कितना है? डी है, उसमें से एक छोटा सर्कल जिसका डाया कितना है सर? डी माइनस 2टी है, इसको माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर यही बचेगा। ठीक है। तो बड़ा सर्कल का जेडपी कितना सर? डी क्यूब बाई 6, और छोटा सर्कल कितना सर? डी माइनस 2। तो इसमें से अगर मैं ऐसे माइनस कर दूं डी माइनस 2टी का होल क्यूब अपॉन में क्या कर दूं? 6, तो यही क्या हो जाएगा सर? यही हो जाएगी जेडपी की वैल्यू। यही हो जाएगी किसकी? जेडपी की वैल्यू। बड़ा सर्कल डी का, अंदर वाला सर्कल डी माइनस 2टी का, क्योंकि ये थिकनेस तो अंदर यही तो बचेगी। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। जेडपी इक्वल टू, अगर मैं डी क्यूब बाई 6 कॉमन ले लू तो क्या बचेगा सर? यहाँ पे 1 बचेगा, और इस जगह पे क्या बचेगा बताएंगे आप लोग? यहां पर जब आप कॉमन ले लोगे तो ये 6 तो बाहर आ गया, ये बचेगा 1 माइनस 2t अपॉन में d का होल क्यूब। सिर्फ इतना बचेगा, क्योंकि d क्यूब जब इससे बाहर लोगे d तो d क्यूब आएगा, तो ये 1 माइनस 2d क्यूब ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको क्या करें? इसको एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे सर एक्सपेंड कर दें? 1 प्लस एक्स का पावर n, सुना होगा एक्सपेंशन? हाँ सर। 1 प्लस एन एक्स n माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके और आगे तक जाएगा। ठीक है। और मेरे पास क्या है? मेरे पास है 1 माइनस 2t अपॉन डी का होल क्यूब। ठीक। तो x मेरे पास कितना है सर? x मेरे पास ये है, तो 1 प्लस एन एक्स, ये मेरे पास x है, और x माइनस ऐसे मान लो तो कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 3, और x कितना सर? 2d अपॉन में कितना? 2d t अपॉन में d। अरे यार n है ये, n मतलब पावर, और x मतलब ये वैल्यू, तो मैंने माइनस के साथ लिख दी। कौन फार्मूला चेंज करे? प्लस में n माइनस 1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और इनटू में एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होगा सर? x की वैल्यू कितनी है? ये है, तो माइनस में 2d t अपॉन d का होल स्क्वायर एंड प्लस में सो ऑन। लेकिन जब t बाई डी ही बहुत छोटा है, जब t बाई डी ही बहुत एक से छोटा है, तो टी स्क्वायर बाई डी, ऐसे मानिए कि t बाई डी मान लो 0.02 है, तो जब तुम इसका टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ही करोगे तभी ये कितना हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा 0.0004 हो जाएगा। ठीक है। तो छोटी, जैसे पॉइंट के बाद अगर कोई चीज लिखी है उसको स्क्वायर क्यूब करोगे तो वो और छोटी होती जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला टर्म भी क्या होगा? इग्नोर होगा, क्योंकि इसमें टी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आएगा, और टी बाई डी ही 1 से बहुत छोटा है, तो टी स्क्वायर डी स्क्वायर और छोटा आएगा। ठीक है। तो यहाँ के बाद इसके बाद सारे भी जितने टर्म है ये सारे नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे, नेग्लेक्ट हायर टर्म। तो इतने की वैल्यू सिर्फ कितनी लिखी जाएगी? ठीक है। कितनी आएगी? 1 माइनस 6t बाई डी। तो जेडपी की वैल्यू कितनी हो गई? जेडपी की वैल्यू हो गई डी क्यूब बाई 6
डी क्यूब बाई 6 1 माइनस इतने की वैल्यू 1 माइनस, बताइए बेटा 1 माइनस 1 माइनस 6t बाई कितना 6t बाई डी सर। ठीक, जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली जेड की वैल्यू कितनी आएगी सर, ये 6 से 6 कट जाएगा और इस डी से ये डी क्यूब से ये डी कट जाएगा और ये बचेगा सर जेड की वैल्यू बचेगी डी स्क्वायर इंटू में कितना सर टी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, जेड की वैल्यू हो गई, ये जेड की वैल्यू हो गई। ऐसे ही आप बेटा वो ट्राई करिए, ऐसे ही आप ट्राई करिए, ऐसे ही आप ट्राई करिए किसकी वैल्यू, ऐसे ही आप ट्राई करिए ऐसे ही आप ट्राई करिए जेड ई की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? सुजाता, रामकृष्ण, भारती, परवीन, प्रवीण, सॉरी परवीन नहीं, प्रवीण, आभा, कुलदीप, ये क्या निकला, ये सर जेडपी निकला। ठीक है, हटाऊं मैं इसको या नहीं, भी हटा रहा हूं तो इधर कर देता हूं। चलिए अब देखते हैं, अब हमको चाहिए जेडई। जेडई मतलब सर, जेडई का मतलब आईसीजी, आईसीजी अपॉन में कितना सर, आईसीजी अपॉन में सर वाई मैक्स। ठीक, आईसीजी अपॉन में कितना वाई मैक्स। ठीक, वाई मैक्स का मतलब क्या होगा, वाई मैक्स कुछ नहीं सर, आप पहले इस पे दिमाग लगाइए कि ये सेक्शन है ऐसे, हाँ ये सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइड कहां से होगा सर, इस पूरे सेक्शन का सर सेंट्रॉइड यहां से होगा। ये पूरे सेक्शन की कौन सी एक्सिस है सर, सेंट्रॉइडल एक्सिस। मतलब कौन सी, मतलब इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। यहां से सबसे दूर वाला फाइबर कितने पे है सर, टोटल डाया, अगर बड़ा डाया डी था तो टोटल कितना होगा सर, डी बाई 2 पे होगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, अब आपके पास ये पता है कि जेड इक्वल टू वाई मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वाई मैक्स की वैल्यू डी बाई 2 हो गई। अब क्या करूं, एक बार बड़े वाले सर्कल का सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक बार छोटे वाले का। तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा, बड़े वाले का हो जाएगा सर पाई डी बाई 4, पाई डी टू द पावर 4 अपॉन में कितना 64 माइनस में पाई डी टू द पावर 4 अपॉन में 64, और बड़े और छोटे वाले का कितना सर पाई बाई 64 और उसका डाया डी थोड़ा, उसका डाया कितना सर डी माइनस 2t टू द पावर कितना 4। तो ये क्या हो गया सर, ये जेड की वैल्यू हो गई, जेड ई की वैल्यू सेक्शन मॉडुलस। इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं। जेड इक्वल टू ऊपर से तुमने पाई डी टू द पावर 4 अपॉन में कितना, अपॉन में 64 कॉमन ले लिया, अपॉन में 64 और नीचे डी बाई 2 पहले से ही था, नीचे डी बाई 2 पहले से ही था। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, तो ये 1 और जब यहां से डी कॉमन लोगे तो कितना बचेगा सर 1 माइनस 2t अपॉन डी का होल पावर 4 दिस। ठीक, तो जेडी की वैल्यू कितनी आई, जेडी की वैल्यू डी से डी ये 32 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये डी से डी कट के इतना आएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा सर पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब और अपॉन में कितना 32। और ये वाला मैं पहले ही बता चुका हूं, आप इसको देखिए, इसको जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करिए, बशर्ते अंतर क्या आएगा, उसमें क्यूब है, इसमें क्या है 4 है। तो अगर ये क्यूब वो क्यूब था तो ये 3 इंटू 2 हुआ था, अगर ये 4 है तो 4 इंटू होगा। तो फाइनली में ये बचेगा 1 माइनस 6t अपॉन में कितना d बचेगा सर। ठीक, ये इससे कट जाएगा और ये 1 प्लस होगा और d से d कटेगा एक बार फिर से, तो ZE की वैल्यू फाइनल कितनी आएगी, ZE की वैल्यू फाइनल कितनी आएगी बेटा, d से d कटेगा तो ये स्क्वायर आएगा, ये आएगा सर पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर इंटू में t और अपॉन में 32/6। ये जो ऊपर 6 था उसको मैं लेके नीचे चला गया, तो ये किसकी वैल्यू आई सर, ये ZE की वैल्यू आई। ठीक, ये ZE आया और ये कितना आया, ZP आया, ना वैसे ही है, फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया, हुआ बेटा। तो ये सब खूब पूछ चुका है, एक बार दो बार नहीं, कई बार पूछ चुका है, एक बार दो बार नहीं, ये सब क्वेश्चन जर्नली क्या करता है, अभी तो सर्कल का ऐसे सेक्शन नहीं दिया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप एक। इसको बोलता है क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है। इसको बोलता है, कई तरीके से बोलता है, लिखता है कि फाइंड द सेफ फैक्टर, नया क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द सेफ फैक्टर, फाइंड द सेफ फैक्टर फॉर डायमंड सेक्शन। फॉर किसके लिए? फाइंड द सेफ फैक्टर फॉर डायमंड सेक्शन। कोई इसको बोलता है डायमंड सेक्शन के लिए निकालिए। इसी को कभी कभी बोलता है कि फाइंड द सेफ फैक्टर फॉर अ स्क्वायर, फॉर अ स्क्वायर प्लेस्ड ऑन अ एज, प्लेस्ड ऑन अ एज। डायग्राम नहीं दिया होता है, बड़ी समस्या होती है। डायग्राम अगर नहीं गिवन रहता है तो बड़ी समस्या होती है। ठीक है, ये डायग्राम डायमंड है, डायमंड वायमंड को नहीं, ये बस ऐसे है, ये एक स्क्वायर ही है, एक स्क्वायर ही है। याद रखिएगा क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब इसकी सारी साइड क्या होंगी सर? सारी साइड बराबर है, सिर्फ रखा उल्टी तरीके से। वैसे तो ये ऐसे रखा होना चाहिए, ऐसे तो ऐसे ना रख के इसके ऊपर, इसके भरोसे किसी एज पे रखा गया, तो वही भी बोल रहा है। इसको चाहे डायमंड बोले चाहे क्या बोले, स्क्वायर सेक्शन बोले, जो किसी एज पर रखा हुआ है, और इसका ए सबका डायमेंशन ए है। ठीक है, चलिए इसको निकालिए, ट्राई करिए, ये ट्राई करिए। ट्राई करिए बेटा इसको। करिए इसको भैया प्लीज, समय वेस्ट मत करिए अपना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसका जेडी निकालते हैं। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे ना, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। आई सी जी अपॉन में वाई मैक्स। तो सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लो, इस सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस कहां पे होगा। अरे सर, सिमेट्रिकल सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती। सिमेट्रिकल सेक्शन का सीजी जो होता है, सीए जो होता है, वो हमेशा सिमेट्रिकल एक्सिस होती है। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये लाइन जो है, यही इसकी कौन सी है? यही इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, यही इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो यहां से चाहे ऊपर जाइए, चाहे ऊपर जाइए, चाहे नीचे आइए, दोनों जगह आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। दोनों जगह y की वैल्यू सेम मिलेगी। कितनी मिलेगी सर? बड़ा आसान है। कैसे? कैसे बड़ा आसान है सर? यही तो पूछ रहे हैं ना आप। हाँ यार, यही तो पूछ रहा हूँ। निकल जाएगा क्या? पक्का निकल जाएगा सर। ठीक है, आईसीजी क्या होगा? आईसीजी क्या होगा बताइए पहले। ये सेंट्रोइडल एक्सिस है इसकी, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है। ये कैसे निकलेगा? कोई बताएगा इसमें? अरे यार बड़ा आसान है। कैसे बड़ा आसान है सर? ये रहा सेक्शन, मान लीजिए इतना बड़ा मानिए सेक्शन से था। ठीक है, ये इतना बड़ा सेक्शन मान लीजिए बस। ये कितना सर? ये ए और ये ए, और यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना सर? यहां से लेकर पूरा यहां तक। पता है कि नहीं पता? ये क्या होगा? ये आपका क्या होगा ये सर? कर्ण होगा ना। तो ये कितना होगा सर? ये होगा √2a होगा।
या ऐसे याद करिए, इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ए बाहर निकल आएगा, तो ये पूरा कितना बचेगा सर, ये पूरा होगा √2a, √2a। और और ऐसे ही ये क्यों परेशान कर रहे हो बेटा, ये चाहे ये दोनों √2a होंगे, और इतना क्या होगा, इतना होगा सर √2a बाई 2। ठीक, तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, √2 से ये बचेगा a बाई √2, ये तो होगा सर a बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, तो y मैक्स की वैल्यू कितनी, y मैक्स की वैल्यू a बाई √2। ये सब अब आपको पता होना चाहिए, मैं कहां तक ये सब पढ़ाऊंगा, समय ऐसे ही नहीं, ये a और ये a, ठीक, और ये एंगल कितना सर, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस हुआ ना, पाइथागोरस के हिसाब से ये इन दोनों के स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर का अंडर रूट होगा, स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब a बाई √2, सॉरी स्क्वायर का मतलब a अंडर √2 होगा, ये इतना, और ये भी यहाँ से ये तो हाफ होगा ना, तो a बाई √2 बाई a√2/2, और तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये √2 आएगा, बस हो गया, इतना इसमें करना था मुझे। जेडी क्या होगा, जेडी क्या होगा, आपको इस सेक्शन का सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ध्यान से देखिए कि ये सेक्शन ऐसे है, ये सेक्शन ऐसे है, और इस सेक्शन का ये सेक्शन ऐसे है, मान लो ये ऐसे, और ये इस सेक्शन का क्या है सर, ये इस सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो मुझे इस पूरे सेक्शन का इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरे सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, पूरे सेक्शन का जो मैंने बोला ना कि ये सोम है, बस पूरे सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, पूरे सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, वो सर एक ट्रायंगल का क्या है सर, बेस है। देखिए ना, पूरे सेक्शन का जो सेंट्रोइडल है, पूरे सेक्शन की जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, वो किसी ट्रायंगल का क्या है, बेस है। इसका मतलब कि मैं इस ट्रायंगल का बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, इस ट्रायंगल का बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, और दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो इस सेक्शन के सेंट्रोइडल के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। या फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि मुझे इस पूरे सेक्शन का, आप ऐसे मानिए कि मुझे इस पूरे सेक्शन का ये वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये वाली एक्सिस कौन सी है सर, पूरे सेक्शन की जो सेंट्रोइडल है, लेकिन एक ट्रायंगल की, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा तो इस वाले ट्रायंगल के लिए तो ये क्या है सर, बेस का, तो मतलब इस ट्रायंगल का बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नीचे वाले ट्रायंगल का भी बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बीच वाले ट्रायंगल का भी बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों को क्या कर दीजिए सर, जोड़ दीजिए। ठीक, ये कितना होगा सर, ये √2a होगा, और ये कितना होगा सर, ये अभी निकाला है a बाई √2 होगा, तो इसका बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सीजी के अबाउट 2 टाइम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके सर, बेस के अबाउट। ठीक, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना सर, bh3/12, कितना, bh3/12, b की वैल्यू कितनी सर, b की वैल्यू √2a, और h की वैल्यू कितनी सर, h की वैल्यू a बाई √2 का क्यूब बाई कितना सर, 12। ठीक, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट हो गया सर, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो आईसीजी की वैल्यू हो गई 2, सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2 इंटू रूट, और ये a की पावर 4, ये a की पावर 4, 2 इंटू √2, और ये a क्यूब, और ये a टू द पावर 4, और 12 इंटू में √2 का होल क्यूब, √2 का होल क्यूब मतलब 2 इंटू √2, तो ये कैंसिल हो गया। सीजी के अबाउट इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I टू द पावर 4 अपॉन में कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो आप इस चीज को करना पड़ेगा कि इस सेक्शन का पूरे का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो किसी एक ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ किसी एक ट्रायंगल का बेस है। ठीक, तो इसका जेडी कितना आ जाएगा, इसका जेडी आ जाएगा, देखिए इसमें कोई इस तरीके के सेफ फैक्टर में आपका पूरा सोम चेक होगा, सेफ फैक्टर में पूरा सोम चेक होगा, ये सब आपको आना चाहिए। मैं इस पे बात नहीं कर सकता हूँ, ये बात करने लगूंगा तो जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए ही समय नहीं है। ये कट जाएगा और ये 12 ऊपर चला जाएगा, सॉरी √2 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, तो जेडी की वैल्यू आ जाएगी, जेडी की वैल्यू आ जाएगी a क्यूब और ऊपर 12 नीचे ये, तो ये आ जाएगा 6√2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई सर, ये जेडई की वैल्यू हो गई, ये जेडई की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से जेडपी चाहिए अगर हमें,
जेडपी, तो जेडपी क्या होता है सर? जेडपी होता है सर ए इंटू में y1 बार प्लस में y2 बार। अब ए क्या है सर? पूरे सेक्शन का एरिया है, तो ये स्क्वायर ही ना, चाहे जैसे रखा जाए, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर? ए स्क्वायर। और y1 बार और y2 बार निकालने के लिए, y1 बार और y2 बार क्या है सर? इसमें हमको चाहिए सर इक्वल एरिया एक्सिस। अरे यार इसमें क्या दिक्कत है? यही कौन सी एक्सिस होगी सर? यही इक्वल एरिया एक्सिस होगी, ठीक। और ऊपर वाले का सेंट्रॉइड यहां से, ऊपर वाले का सेंट्रॉइड यहां से, और नीचे का सेंट्रॉइड यहां से, ये लेके ये वाली डिस्टेंस y1 मान लो, और ये डिस्टेंस ऐसे। तो ऊपर वाले का सेंट्रॉइड कितना होगा? अरे सर बहुत आसान है, कैसे? ये a/√2 है, तो कितने पर होगा सेंट्रॉइड? कितने पर होगा सेंट्रॉइड सर? अरे जर्नली अगर ट्रायंगल पढ़ते हो, अगर ट्रायंगल पढ़ते हो ऐसे, और ये होता है h, ये h होता है, तो इसका सेंट्रॉइड यहां से कितने पे होता है सर? यहां से सर h/3 पर, और इस जगह से सर कितने पे? 2h/3 पे। तो h की वैल्यू अब की बार कितनी है? a/√2 है, बस इतना ही तो अंतर है। तो ये y1 कितना आएगा सर? ये y1 और y2 दोनों बराबर आएंगे, क्यों? क्योंकि सेम चीज है। y1 और y2 कितना आएगा सर? a/√2, a/√2 अपॉन में कितना? 3। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई सर? a अपॉन में 3√2, a अपॉन में कितना? 3√2। तो जेडपी की वैल्यू, जेडपी की वैल्यू, जेडपी की वैल्यू ए स्क्वायर और a अपॉन में 3√2 इंटू में कितना? 2, ठीक। ये कटेगा 2 से, हाँ, ये √2 ऊपर हो जाएगा, और कुल मिला के जेडपी कितना आएगा? इतना समय नहीं, a³ ये हो गया, और ये कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा √2 अपॉन में कितना? 3। तो ये हो गया कितना? ये हो गया गुरु जेडी, और ये कितना हो गया? जेडपी। इनको सॉल्व करिएगा, इनको सॉल्व करिएगा। सॉल्व क्या करना है? सेफ फैक्टर अब निकालना है, सेफ फैक्टर निकल जाएगा आसानी से। कितना आएगा सेफ फैक्टर सर? सेफ फैक्टर आएगा सर जेडपी अपॉन में कितना? जेडई, ठीक। जेडपी की वैल्यू कितनी? a³ √2/3, और ये कितना सर? a³ 6√2, ये कैंसिल हुआ, और √2 ऊपर रहा, और ये 3 × 6 × √2, इससे ये कैंसिल हो गया। ये ऐसे कुछ आंसर आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। मैथ में गारंटी नहीं लेता, कॉन्सेप्ट की गारंटी पूरी है आपकी, ठीक। चलिए एक इसको लिखिए, इसमें आपका सोम चेक हो रहा है, बाकी कुछ मैं नहीं कर रहा, बाकी कुछ नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा, छोटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा आप घर पे, हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करिएगा आप, ये इसी ट्रायंगल से हो जाएगा, इसी वाले कॉन्सेप्ट से। और ये कितना है? h है। इसका सेफ फैक्टर निकालिएगा। इसको लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ूं फिर मैं? ये क्वेश्चन करना घर से, ये क्वेश्चन घर से करना आप। ये आप सोम अच्छा होगा तभी आप ये सब करोगे, नहीं सेंट्रॉइड वेंट्रॉइड निकालना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं पढ़ाता, ठीक। सोम होता तो आप एक बार देख लीजिए। चलिए इस सेक्शन का निकालिए, फाइंड द सेफ फैक्टर, फाइंड द सेफ फैक्टर। ठीक, इसको निकालिए, करिए। आसान सा क्वेश्चन है,
अब इस सेक्शन का शेप फैक्टर निकालना। तो इस सेक्शन का शेप फैक्टर आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सर कैसा भी टिपिकल सेक्शन लग रहा हो, लेकिन ये सब सिमेट्रिकल सेक्शन है। हाँ, ये सिमेट्रिकल है बेटा, ठीक है, हर तरीके से ये सिमेट्रिकल सेक्शन है ना, ऊपर और नीचे दोनों सेम दिख रहा है। हाँ सर, ठीक है। अब क्या करूं मैं, इसको कैसे निकालूं? मैं बता रहा हूं ना कैसे निकालिए इसको। तुम क्या करो कि एक रेक्टेंगल शीट मान लो। हाँ सर, एक रेक्टेंगल शीट मान लिया, ठीक, कितने की? सर ये 4D मान लो, और ये कितना मान लो सर? 6D मान लो। ठीक सर, इसको सॉल्व करो, और इसमें से एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, और एक सेमी सर्कल ये है। इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे पहले, क्या करते थे? जब कभी भी आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता था, आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता था, तो क्या करते थे? हम क्या करते थे? पूरे पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, उसमें ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल दोनों को क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे। ठीक है, ये तभी हो सकता है, ये डायरेक्ट तभी हो सकता है जब सेक्शन सिमेट्रिकल हो। सेक्शन एसिमेट्रिकल होगा तो ये चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कैसे किया जाए सर? कैसे किया जाए? अब इसी के लिए तुमको याद होना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक, तो हमको क्या करना है? हमको एक रेक्टेंगल 4D इंटू 6D वाले में से ये दो सेमी सर्कल माइनस करना है। तो याद करिए जेडपी की वैल्यू कितनी होती थी रेक्टेंगल के लिए? जेडपी रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए सर होती थी BD स्क्वायर बाई 4। ठीक, BD स्क्वायर बाई 4। और सर्कल के लिए याद करिए जेडपी की वैल्यू कितनी होती थी? सर्कल के लिए जेडपी की वैल्यू होती थी, ये होता था BD स्क्वायर बाई 4, विड्थ और डेप्थ। और सर्कल के लिए ये होता था D क्यूब बाई 6। ये कैपिटल D डायमीटर है, कैपिटल D डायमीटर है, और ये डेप्थ है। तो अब ये तो आसान हो गया। कैसे सर? जेडपी की वैल्यू पहले पूरे रेक्टेंगल के लिए लिखिए। रेक्टेंगल BD क्यूब BD बाई 4, याद करो यार, ऐसे बताया था A बाई 2 प्लस में Y1 बार प्लस में Y2 बार। ठीक, A का मतलब BD बाई 2 और Y1 कितना? D बाई 4 प्लस में D बाई 4। यही तो होता था कि नहीं होता था? ठीक, ये सर D बाई 2 हो जाता था, और ये कितना आता था? BD स्क्वायर बाई कितना आता था? 4 आता था। ठीक है, BD स्क्वायर बाई 4, विड्थ इंटू डेप्थ का स्क्वायर बाई 4। विड्थ कितनी है सर इस सेक्शन की? 4D। और डेप्थ कितनी है सर? 6D का होल स्क्वायर बाई कितना सर? 4। माइनस में सर्कल कितना? सर्कल का सर आता था D क्यूब बाई 6। चाहे चेक कर लीजिए सर्कल का कितना आता था जेडपी, या देख ही लीजिए। जेडपी A बाई 2 पाई D स्क्वायर बाई 4 मतलब 8, और 4R बाई 3 पाई। 2 इंटू में 4R, R का मतलब 2D अपॉन में 3 पाई। अब जिसको आए आए, ना आए क्या किया जाए इसके लिए इतना। ठीक है, ये हो गया। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, और ये गलत कर दिया क्या? हाँ ठीक है, ये 2 और ये D क्यूब बाई 6। तो इसमें डायमीटर कितना है सर? देखो, एक सेमी सर्कल यहाँ पे है, एक सेमी सर्कल यहाँ पर है, और एक सेमी सर्कल यहाँ पर है। तो इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल दोनों को घटाना है, मतलब सर एक सर्कल घटाना है। और इस सर्कल का डायमीटर कितना है सर? 2D है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जेडपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेडपी की वैल्यू होती है सर D क्यूब बाई 6 सर्कल के लिए। और डायमीटर कितना है सर? अरे यार, आधा सर्कल ये आधा सर्कल ये, दोनों घटाओगे तो पूरा सर्कल हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा सर? D की वैल्यू सर 2D का होल क्यूब बाई कितना सर? 6। ये कितना हो गया? ये सर जेडपी हो गया। ठीक, तो ये जेडपी हो गया। इसी तरीके से ये जेडपी हो गया। इसी तरीके से अगर जेडई निकालना है तो जेडई का मतलब सर आईसीजी अपॉन में वाई मैक्स। आईसीजी अपॉन में कितना? वाई मैक्स। तो सबसे पहले इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस कहां जाएगी सर? यही होगी सेंट्रोइडल एक्सिस। 20 से जाएगी ना कितने पे? अगर पूरा सर 6D है, ये ऊपर से 3D पर जाएगी, और यहां से भी कितने पे जाएगी सर? यहां से भी 3D पे ही जाएगी। तो वाई मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर? वाई मैक्स की वैल्यू हो गई 3D। वाई मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3D। ठीक, अब हमको चाहिए ये, तो जेडई आईसीजी मतलब ट्रायंगल, पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस सर्कल का कर दीजिए। क्यों? ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दोनों के लिए एक ही है सेंट्रोइडल एक्सिस। तो पूरे रेक्टेंगल का BD क्यूब बाई 12, बी की वैल्यू 4D, D की वैल्यू कितनी? 6D, ये कितना? 4D इंटू में 6D का होल क्यूब, 6D का होल क्यूब बाई 12।
माइनस में पाई सर्कल पाई डी स्क्वायर बाई 4, डी की वैल्यू कितनी, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 64, पाई डी टू दी पावर 4 अपॉन में 64, सॉरी अपॉन में 64 और अपॉन में कितना, अपॉन में सर 3d। तो ये हो तो गया, ये आपके पास जेडपी आपका और ये जेडी, और जेडपी अपॉन जेडी कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जेडपी अपॉन जेडी कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर, शेप फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सर्कल, रेक्टेंगल और इसको माइनस करता चल रहा हूँ, रेक्टेंगल और ये माइनस करता चल रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा मैं। दिखा, पूरे रेक्टेंगल का होता है बी डी स्क्वायर बाई 4, तो बी ये रहा, डी ये रहा, बी डी स्क्वायर बाई 4। सर्कल का होता है डी क्यूब बाई 6, डी मतलब डायमीटर, तो आधा सर्कल ये, सॉरी हाफ सेमी सर्कल ये, सेमी सर्कल ये, तो कितना हो गया, दोनों सेमी सर्कल मतलब पूरा सर्कल। ठीक, और आप ये तभी कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरे सेक्शन का जो सेंट्रोइडल है, मान लो ये पूरे सेक्शन का सेंट्रोइडल है, पूरे सेक्शन का जो सेंट्रोइडल है वो इस रेक्टेंगल का भी, अगर मैं पूरे, ये रेक्टेंगल है और उसमें से ये जो दो सर्कल माइनस हो रहे हैं, वो पूरे सेक्शन का भी सेंट्रोइडल यही है, इस रेक्टेंगल अकेले का भी यही है, इस सर्कल का भी, सब कुछ यहीं पर पड़ रहा है, इसीलिए ये हो रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं होता तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाता, फिर टिपिकल बनता है ये क्वेश्चन। चलिए लिखिए, फाइंड द शेप फैक्टर, फाइंड द शेप फैक्टर, फाइंड द शेप फैक्टर फॉर टी सेक्शन, फॉर टी सेक्शन, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ये, आप पे छोड़ूंगा, फॉर टी सेक्शन shown in figure, फॉर टी सेक्शन shown in figure, ये टी सेक्शन है आपके पास, ठीक, और ये है मान लीजिए 200 mm, ये है 200 mm, ये है 20 mm, ये है 20 mm और पूरा था, और ये है 180 mm, पूरा 200 था तो मैंने अलग अलग कर दिया, और ये फिर से 20 mm है। चलिए इसको करिए, इसको करिए बेटा। अब ये उन्हीं के लिए क्वेश्चन है जिनको सोम आती है। शेप फैक्टर निकालना कोई स्टील का क्वेश्चन, ठीक, केवल जेडपी अपॉन जेडवाई जेडी लिखने के बाद उस क्वेश्चन में स्टील का कुछ नहीं बच जाता, फिर वो सोम ही सोम है। इसको करिए पहले, तो पहले चलो टारगेट बनाते हैं अपना, पहले टारगेट बनाते हैं जेडपी को। तो जेडपी का फॉर्मूला क्या होता है सर, जेडपी का फॉर्मूला होता है सर a/2 और y1 बार प्लस में y2 बार, और ये y1 y2 कब निकलेगा, ये y1 y2 कब निकलेगा सर, जब हमको क्या पता होगी, इक्वल एरिया एक्सिस। ठीक है, दिस डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से, दिस डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस। अब सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है कि बीच से लाइन खींचोगे ऊपर आधा ऊपर निकल जाएगा आधा नीचे निकल जाएगा, अब की बार तुमको निकालना पड़ेगा। जैसे ये रहा सेक्शन मेरे पास ऐसे, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वैसे तो मैं मैथ से तुरंत निकाल सकता हूं, लेकिन आप, मैंने कहा कि ऊपर से मान लो कि y डिस्टेंस पे, ऊपर से कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे इक्वल एरिया एक्सिस है, ऊपर से कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे इक्वल एरिया एक्सिस है। इसका मतलब सर अगर ये इक्वल एरिया एक्सिस है तो इसके नीचे वाला एरिया, मतलब दिस एरिया मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो करते हैं कैसे सर, नीचे का एरिया कितना हो जाएगा, ये मैं हटाता चलूंगा, जैसे जैसे सॉल्व करता चलूंगा वैसे वैसे हटाता चलूंगा। सर ये कितना बचा सर, ये बचा सर 180 माइनस में y, ठीक, नहीं गलत है, यहां से गलत कर दिया मैंने, आप इसको मानिए कि
गलत नहीं किया है, गलत कुछ नहीं किया, अभी फालतू टिपिकल होगा कि ये कौन सी एक्सिस है, ये इक्वल एरिया एक्सिस। जबरदस्ती कठिन बनाने कोई मतलब नहीं। और यहां से बॉटम से कितने पे है सर, बॉटम से सर वाई पे है, बॉटम से वाई पे है, तो यहां से कितने पे होगी, देखिए ध्यान से, ये इस जगह से लेकर इस जगह तक की लेंथ 180 है, यही गड़बड़ी होती। तो ये कितना होगा सर, ये होगा सर 180 माइनस वाई, और ये कितना होगा सर, ये तो 20 है। तो अगर ये इक्वल एरिया एक्सिस है तो नीचे वाला जो है उसका एरिया और ऊपर वाले का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब दिस एरिया मस्ट बी इक्वल टू किसके, दिस एरिया मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो ये एरिया कितना होगा सर, ये तो बहुत आसान है, ये कितना है सर 20 है, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना, हाँ ठीक है 20 इंटू कितना सर, 20 इंटू वाई, ऊपर का एरिया सर 180 इंटू में वाई प्लस ये 20, ठीक, और प्लस में 20 इंटू में कितना सर 180। सॉल्व करके बताइए y की वैल्यू, सॉल्व करके बताइए y की वैल्यू। अरे इसका एरिया 20 इंटू वाई हुआ, और ये कितना हुआ, इसका एरिया प्लस इसका, तो 180 इंटू वाई इंटू 20, और 20 इंटू 200 है, ये देखा नहीं मैंने, ये 200 है, ये 20 इंटू कितना सर 200। नहीं करेंगे क्या आप लोग, 20 इंटू वाई ये सब इतना, वैसे 180 इंटू 20 कितना हो जाएगा सर, ये 3600, 18 दूनी 36, 3600 माइनस में कितना 20 वाई, प्लस में ये कितना हो जाएगा 4000, ठीक, और ये इधर आ जाएगा तो कितना सर 40 वाई 40 वाई, और ये कितना सर 7600, ठीक, ये कटा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, y की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4 और 3 4 9 36, और ये y कितना आया, अरे बहुत गलत डेटा दे दिया गुरु, डेटा गलत दे दिया है, बाकी कोई गलती नहीं है। चलो कोई नहीं, जो आया आया। y की वैल्यू कितनी आ रही है सर, y की वैल्यू 190 mm आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां से कितने पे, यहां से सर 190 mm, मतलब 180 तो यही हो गया 10 mm, ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फालतू कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, इसको मत करो। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, एक सिंगल पैरा की भी कोई गलती बता दे तो बताना, ठीक है। डायमेंशन अच्छे से नहीं ले पाया मैं, डायमेंशन अब ले रहा हूँ, ठोकर दे। इसको मानो 200 ही, ये रहा 200 mm, और ये है 10 mm, ठीक है। सुनते चलिए, बस गलती एक बार हो गई तो हो गई। ये 10 mm, डेटा गलत पिक किया था और फिर से गलत पिक कर रहा हूं मैं चाहता था कि सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे आए आपका, मतलब इक्वल एरिया एक्सिस यहाँ पे आए। तो देखता हूँ 2000 ये हो गया, ये 150 mm करो, हाँ अब ठीक है। तो 1500 ये हो गया, और हाँ ठीक है 180, अब डेटा फिट हुआ एकदम बेहतरीन। चलिए इक्वल एरिया, सबसे पहले जेडपी निकालना है, आप अभी कहो तो वैसे ही निकाल दो, जेडपी निकालना है a/2 y1 प्लस y2 बार, ठीक है। डेटा बस अच्छे से, तो आपको कौन सी एक्सिस, ये कहां से मीजर होगा सर, ये इक्वल एरिया एक्सिस से मीजर होगा, फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सिस से, ठीक है। इक्वल एरिया एक्सिस सबसे पहले निकाला जाए, बहुत आसान है। कैसे, अगर मैथ नहीं लगाना चाहते हो तो और आसान है। कैसे सर, केवल ऊपर वाले का इतने का एरिया देखिए सर, इतने का एरिया है सर 150 इंटू 10, मतलब ये एरिया केवल ऊपर फ्लैंज का एरिया कितना है सर 1500, और अगर केवल इसका एरिया देखा जाए, वेब का एरिया देखा जाए तो कितना है सर 1800, तो ये 1500 और ये 1800, तो इसका मतलब कहीं पे यहाँ पे इक्वल एरिया एक्सिस आएगी। कैसे, तो टोटल एरिया कितना हो गया सर 1500 1800 3300, टोटल एरिया कितना हो गया सर 1500 1800 3300,
तो अगर बटेगा तो 3300 का मतलब 1650 ऊपर होना चाहिए और 1650 नीचे होना चाहिए। तो बहुत आसान है, कैसे हो तो गया 1650, 1500 पहले ही है और 150 कितना होगा सर, ये 10 और ये 15 mm। अगर यहां से 15 mm तक का एरिया देख लो कितना होगा, आप देखो मीजर करो चलो। अगर ये 15 mm है, देखिए कितना मैथ अगर करोगे तो कितना ऊपर का एरिया 150 इंटू 10, ठीक है सर, प्लस में यहाँ का एरिया सर ये 15 और ये 10, ठीक कितना आया। और इसके नीचे का एरिया देखिए, हाँ सर ये तो 165 क्योंकि 180 में से 50 निकल गया और 10, तो देख लो कितना आया 160,000 ये आया। और ये भी तो मैथ से निकालना चाहते हैं मैथ से निकालिए, या सिंपल गणित करना चाहते हैं सिंपल गणित कर लीजिए। यहां से कितने पे, इस जगह से कितनी डिस्टेंस पे, इस जगह से ऊपर से 15 mm पे, ऊपर से कितने mm पे, इस जगह से कितने पे, यहां से 15 mm पे आपकी कौन सी एक्सिस होगी, 15 mm पर इक्वल एरिया एक्सिस होगी। अभी वो जो ऊपर जा रहा था ना उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता लेकिन ट्रिकी नहीं होता, ठीक। और यहां से लेकर ये 165 ये होगा। नहीं मन हो रहा है ऐसे करने का तो जैसे अभी कर रहा था एक्स वाई वैसे लेके कर लेना, ठीक। नहीं इच्छा हो रही है तो आप वैसे कर लीजिएगा कि मान लेना कि यहाँ से वाई एक्सिस पे है, कुल मिला के ये निकल गया। अब गुरु देखो इसमें समस्या सबसे बड़ी तो यही विकराल हो गई कि ये इक्वल एरिया एक्सिस है, ये इक्वल एरिया एक्सिस है। अब इस इक्वल एरिया एक्सिस के नीचे वाले का और ऊपर वाले का सेंट्रॉइड चाहिए। तो नीचे वाला तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये है इक्वल एरिया एक्सिस, और नीचे वाला पार्ट ऐसे है आपका, हाँ सर ये नीचे वाला पार्ट ऐसे है। ये कितना है सर, ये है 165 mm। तो इसका सेंट्रॉइड, ये इक्वल एरिया एक्सिस, इसका सेंट्रॉइड कहां से सर, यहां से बड़ा आसानी से निकल जाएगा, यहां पर है। और ये मान लीजिए सर y2 बार, ये y2 बार है, तो ये कितना होगा सर 165/2, ठीक। तो y2 बार तो कितना आ गया सर, y2 बार मतलब नीचे वाले का 165 बाई कितना आएगा सर 2 आएगा। ये यहाँ पे मान लीजिए 165/2 आया। दिक्कत कहां पर है, दिक्कत सर ऊपर वाले पार्ट की। कैसे कैसे सर दिक्कत कैसे है, ये इक्वल एरिया एक्सिस है और ये कुछ ऐसे दिख रहा है। उस वाले क्वेश्चन में आसान पड़ता इसीलिए नहीं किया था ये वाला। अब मुझे इस पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइड सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल तो है नहीं कि एक रेक्टेंगल है, तो आप इसका और इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करोगे तब जाके आंसर निकलेगा। ये कितना सर, ये 15, ये कितना बेटा, ये 10, और ये कितना, ये सर 150, और ये कितना सर 10, ठीक। और सेंट्रॉइड भी कौन सा चाहिए, सेंट्रॉइड भी चाहिए सर वाई वाला। तो वाई बार कितना, मान लो यहां से मैं मान रहा हूं, मैं यहां से कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे, मैंने माना कि यहां से डिस्टेंस पर है y1 बार। तो ये y1 बार बहुत सोम में, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये सोम है। y1 बार इक्वल टू सर a1 y1 प्लस में a2 y2 और अपॉन में a2 y2 अपॉन में सर a1 प्लस a2। डायग्राम बड़ा सा बना दे रहा हूँ, नहीं भी परेशान हो। अगर सोम नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए, मैं नहीं इसको करा सकता। ये इतना बड़ा ये एरिया और ये मेरी इक्वल एरिया एक्सिस, और ये डिस्टेंस कितनी सर, ये 15 mm सर, ये कितना सर, ये 10 mm, और ये कितना सर 150 mm, ये 100 कितना सर 50 mm, और ये 15 mm, ये 15 mm, और ये कितना सर 10 mm। ये वाली वैल्यू, ये कितनी वैल्यू सर 10 mm। अब आपको क्या चाहिए, आपको यही तो चाहिए ना कि इस यहां से ऊपर वाले पार्ट का सेंट्रॉइड कितनी दूर पर है। मान लीजिए कि ये सेंट्रॉइड है, तो यहां से लेकर इस पार्ट तक की डिस्टेंस जो है वो y1 बार है, और ये y1 बार ऐसे निकलेगी, ठीक है। a1 y1 प्लस a2 y2, मैंने इसको एक एरिया माना और ऊपर वाले को दूसरा एरिया। तो y1 बार a1 इसका एरिया कितना 15 इंटू 10, अरे यार ये 10 है, और y1 क्या होगा इसके सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस जो कि 7.5 आएगी। अब ये सब बेटा नहीं समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। 15 इंटू 10 इंटू में 15/2, सेंट्रॉइड वेंट्रॉइड निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहिए। a2 मतलब इसका एरिया 150 इंटू 10, और y2 मतलब यहां से लेकर इसके सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, इस जगह से लेके इसके अकेले की सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। तो ये कितने पे होगा सर, 15 तो यही हो गया, 10 ये था, तो 10 में से 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया वो समझिएगा कहीं,
इसका एरिया सर, इसका एरिया 150 और इस वाले का एरिया कितना 150। तो ये जब आप करेंगे, जिसका सोम, जिसको सोम पता होगा वही ये क्वेश्चन करेगा। मुझे ये हो गया 150, 15 दूनी 10, 150 इंटू 7.5 प्लस में 150 प्लस इंटू 20 और ये हो गया 1650। 1650 इसको करके बताइए। 150 इंटू 7.5 प्लस में यहां से आ रहा है 18.86 पे। तो y1 बार कितने, y1 बार आ रहा है 18.86। तो y1 बार हो गया 18.86 mm। ठीक है, और ये भी कितना है mm। ठीक, तो जेडपी की वैल्यू, इसमें मैथ है पूरी। जेडपी की वैल्यू, ए मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया इसका 3300 है, 3300 बटे 2 और y1 बार 165/2 और y2 या जैसे भी है दोनों को जोड़ना है प्लस 18.86। ये हो गया 165/2 प्लस में 18.86। ये बड़ी बड़ी वो आएंगी क्वांटिटीज और इनटू में 1650। ठीक, ये आया, ये 167.224। ठीक, तो जेडपी अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁵। ये किसकी वैल्यू हो गई सर, ये जेडपी की वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरा वाला और खतरनाक है इसमें। दूसरा वाला जिसको सोम और आती है वो और कर पाएगा। दूसरा वाला जेडई है। जेडई कितना सर, जेडई का वैल्यू मतलब आईसीजी अपॉन में वाई मैक्स। ठीक, तो सबसे पहले तो इसका क्या लोकेट कराइए, सबसे पहले तो इसका सर इस वाले क्वेश्चन में तो यही है ना कि आईसीजी अपॉन में वाई मैक्स। तो ये मेरे पास अगर सेक्शन है, ये मेरे पास क्या है सेक्शन है, तो सबसे पहले इसकी क्या लोकेट कराइए, सबसे पहले आप इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस लोकेट कराइए, तभी इसमें काम बनेगा। ठीक है, तो ये रही सिमेट्रिकल एक्सिस। हाँ सर, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस वाले की, दिक्कत है इस वाले की कि ये कहां से जाएगी। अरे यार, ये तो सिमेट्रिकल है ना, तो ये तो सिमेट्रिकल एक्सिस जो होती है वो एक सेंट्रोइडल एक्सिस होती है। मुझे यही वाला पॉइंट चाहिए कि ये कौन सा पॉइंट है, कहां से जा रहा है, ये वाली लाइन कहां से जा रही है। तो इसको निकालने के लिए कैसे करें सर, ये निकालने के लिए मान लीजिए ये लाइन बॉटम, इसको 0,0 माना और यहां से कितने डिस्टेंस पे है, यहां से सर x बार पे है, यहां से कितने पे है x बार पे। तो ये x बार यानी x बार नहीं y बार डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, y बार डिस्टेंस पे। तो ये y बार कितना होगा सर, a1 y1 प्लस में a2 y2 और अपॉन में a1 प्लस a2। पहले अब की बार हमको सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं, हमको सेंट्रोइडल एक्सिस चाहिए पहले इसकी। ठीक, तो हमको ये वाली ये तो पता है ना, ये तो पता है ना, हाँ सर ये पता है, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ से कितने पे जाएगा सर, 10 है तो 5 पे जाएगा। ठीक, लेकिन ये कितने पे जाएगा, ये वाली एक्सिस नहीं पता कितने पे गई, वही बात। इसको मैंने माना कितना, इस पॉइंट को मैंने माना 0,0, मतलब सब कुछ यहीं से मीजर होगा। और a1 y1 क्या हुआ, मतलब दो सेक्शन, दो पार्ट है ना, एक ये पार्ट है, इसको a1 और ये a2। इस वाले के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, ये वाले की सेंट्रॉइड की डिस्टेंस इतने की यहां से y1 होगी और इस वाले के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस यहीं से कितनी होगी, y2 होगी। ठीक है, तो y1 निकालते हैं, y बार कितना है, y बार a1 कितना सर, a1 सर ये था 180। तो 180 इंटू में 10 और y1 कितना, अरे यार ये 180 है, हाँ ये सर 180 और ये 10 और ये रहा कितना 150 और 10। तो 180 इंटू 10 तो इसका क्या हो गया सर, एरिया। अब इस वाले की, इस पूरे वाले की सेंट्रॉइड की डिस्टेंस यहाँ से सर कितने पे, 90 पे, 180/2। फिर इसका एरिया, इसका एरिया 150 इंटू 10। फिर इसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, इसका सेंट्रॉइड कितने पे होगा, यहाँ से सर ये 180 तो होगा ही होगा और प्लस में सर ये 10 था तो 10 का कितना सर 10/2। तो 180 लिखने का तरीका ऐसे ही लिखा जाता है ताकि बच्चों को याद, 180 और 10/2 और a1 प्लस a2 कुछ नहीं है, ये 3300 आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सेंट्रॉइड आया, y बार आया कितना, y बार आया 180
इंटू में 10 इंटू में 90 प्लस 1500 इंटू में 185 डिवाइडेड बाई 3500 133.181 133.18। ठीक, अब देखो कहानी इसमें, अब क्या कहानी कि इसको हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं कि ये वाई बार ये पूरे सेक्शन का कौन सा है, ये पूरे सेक्शन की सर सेंट्रोइडल एक्सिस है। यहां से ये कितने पे है सर, यहां से है ये 133.18। ठीक, ये सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ऊपर वाला कितने पे होगा सर, ऊपर वाला देखिए ये 180 ये है और 10 ये है, तो 190 हो गया। तो 190 माइनस 133.18 ये हो गया 56.82। तो स्केल पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा एरिया इसी साइड है ना, वेब साइड, तो ज्यादा नहीं, ज्यादा गलत हो गया। ये कोई गलती नहीं हुई थी, नहीं आप सोचो कि गलती हुई थी, ये यहाँ पे ऐसे। तो यहां से ऊपर से ये सेंट्रॉइड कितने पे है, ऊपर से ये सेंट्रॉइड 56.82 mm 56.82 mm है, और यहां से ये सेंट्रॉइड 113.18 mm है। ठीक, ये कौन सी एक्सिस है सर, ये एक्सिस है मेरी सेंट्रॉइडल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है सर, सेंट्रॉइडल एक्सिस, यानी कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो इतना करने से सबसे पहले क्या पता लगा, इतना करने से सबसे पहले गुरु क्या पता लगा, जेडी की वैल्यू कितनी होती है, आई सी जी अपॉन में वाई मैक्स। और वाई मैक्स क्या होती है सर, वाई मैक्स होता है सर सेंट्रॉइडल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस, और उसमें भी मैक्स। तो ऊपर वाला एक्सट्रीम फाइबर कितने पे है सर, 56.82 mm पे। और देखो यही होता है अगर सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं है। और नीचे वाला एक्सट्रीम सेक्शन कितने पे सर, 113.18 mm पे। तो ये वाली वैल्यू जो है यही क्या हो जाएगी, वाई मैक्स हो जाएगी। अरे अब की बार ऊपर वाला एक्सट्रीम फाइबर इतने पे है, नीचे वाला एक्सट्रीम फाइबर इतने पे है, तो वाई मैक्स की वैल्यू यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये वाई मैक्स की वैल्यू है। अब तुमको इस पूरे सेक्शन का इस सेंट्रॉइड के अबाउट क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लेना। ठीक है, मैंने जेड बता दिया, वाई निकाल के बता दिया, वाई मैक्स बता दिया, सेंट्रॉइड बता दिया। इसका सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख के सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कराने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। समय कुछ नहीं लगेगा मुझे, तो जल्दी मैं तो जल्दी लिख दूंगा, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप परेशान हो गए। इसका आईसीजी करिएगा आप लोग। ठीक, चलिए घर से कुछ क्वेश्चन करिएगा उसी बेसिस पे, ये वाला क्वेश्चन करिएगा घर से। और याद रखना ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह नहीं लगेगा कि एक रेक्टेंगल में से एक छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दो। वो मैंने बताया था क्योंकि वो पूरी तरीके से सिमेट्रिकल था। ये मान लो ये 2D है, ये 2D है, ये भी 2D है, और ये 3D है, और ये 3D है। ये 2D हो ही गया है, यहां से लेकर यहां तक ये 4D है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, इसका सेफ फैक्टर निकालिएगा, इसका सेफ फैक्टर निकालिएगा। ये तो भाई पूरा क्वेश्चन करा लीजिए। अब इसमें आईसीजी निकालना है, आपको वो आता होगा तो मेरी जरूरत नहीं है, और नहीं आता होगा तो मैं भी समझा भी नहीं पाऊंगा उसको इतने कम समय में। हो गया, बढ़ूं? ठीक, चलिए हटा रहा हूं इसको मैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था एक चीज, क्या बताया था सर, कल तो बहुत सारी चीजें हैं। थ्योरी इसका बोरिंग है, इसमें मैंने पहले न्यूमेरिकल आप पैटर्न पे रटते जाएंगे कि मुझे इक्वल एरिया एक्सिस चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर पैटर्न अगर आप समझ गए इसका तो इससे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन, एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि जैसे मेरे पास ये एक सेक्शन है ऐसे, ठीक, और इस सेक्शन पे मैंने डिफरेंट लोड लगाया,
और डिफरेंट डिफरेंट लोड लगाने के बाद मैंने चीजें चेक किया, तो मुझे एक समय यहाँ पर स्ट्रेस मान लो F1 मिली, फिर लोड बढ़ाया, लोड बढ़ाने के बाद ये कितना मिला, ये Fy मिला। ठीक, Fy मिलने के बाद फिर से जब लोड बढ़ाया तो ये क्या हुआ सर, फिर से लोड बढ़ाने पे ये चीज सर ऐसे हो गई। ठीक, फाइनली क्या होता था सर, फाइनली ये होता था कि पूरे सेक्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर हो जाती थी, Fy के बराबर हो जाती थी। Fy के क्या हो जाती थी, बराबर हो जाती थी। Fy हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू Fy हो जाती थी, ये मैंने कल आपको बताया था, Fy हो जाती है। ठीक है, यहां तक जो बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है या किसी भी फ्लेक्सुरल, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, यील्ड मोमेंट कहलाता है। और इस जगह पर जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है सर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, एमपी होता है, जिसको आप कौन सा मोमेंट बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ठीक है, ये मैक्सिमम मोमेंट है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ये देखो जर्नली जैसे बोलता हूं वैसे बोलूंगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम समझना, ये मैक्सिमम मोमेंट है दैट कैन बी रजिस्टर्ड बाय दिस सेक्शन। फिर क्यों, क्योंकि इसके बाद सर याद करिए, this value is maximum moment that can be registered, ठीक, इसीलिए इसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मोमेंट रजिस्ट हो ही नहीं सकता। क्या इससे ज्यादा मोमेंट रजिस्ट हो सकता है सर, नहीं सर, इससे ज्यादा कभी मोमेंट रजिस्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके बाद मान लो ये W1 लोड पे था, ये W2 लोड पे था, ये W3 लोड पे था और ये W4 लोड पे था। ठीक, और इसी W4 लोड को मैं बोलता था कोलैप्स लोड। मैं बोलता क्या था कि W4 लोड इज नोन एज व्हाट, W4 लोड इज नोन एज कोलैप्स लोड। कोलैप्स लोड, लिमिट लोड या अल्टीमेट लोड। इसका मतलब कि जब तुमसे कोई पूछे कि कोलैप्स लोड बताओ तो क्या बोलोगे कि सर कोलैप्स लोड वो है जिसपे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो वो रजिस्ट कर चुका हो एमपी हो, या ऐसे बोलोगे कि ये लोड वो है जब सेक्शन फुली प्लास्टिक हो, सेक्शन का हर एक कोना कोना किस स्टेज में हो, फुली प्लास्टिक हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होगा, मैंने कल आपसे थोड़ा सा बोला था जर्नली, जल्दी में टॉपिक आपसे बात नहीं की थी और जरूरी भी नहीं था कल, आप जरूरत पड़ रही तो बात कर रहा हूं। मैंने बोला कि W4 से मैं W4 प्लस डेल्टा W, और ये डेल्टा बहुत छोटा है, जैसे ही करने की कोशिश करूंगा स्ट्रक्चर में एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, स्ट्रक्चर में क्या क्रिएट होगी, इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। और इस इनस्टेबिलिटी के कारण स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा सर, कोलैप्स कर जाएगा। हाँ आपने बोला था सर कि एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी जिसके कारण ये क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये सर इनस्टेबिलिटी है क्या सर, नहीं समझ में आया, मतलब क्या होगा, कैसी इनस्टेबिलिटी है, इस इनस्टेबिलिटी का नेचर कैसा है। जैसे इनस्टेबिलिटी का मतलब आदमी में कि एक पैर से लंगड़ा हो रहा है, बाल पक रहे हैं, कुछ खराबी आती ना, तो वो खराबी का नेचर क्या है। ठीक है, कि बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा काला है, ठीक है, ये सब मोटा तो बड़ा खराबी है, काला खराबी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की किस टाइप की इनस्टेबिलिटी, और वो इनस्टेबिलिटी कैसी है सर, इनस्टेबिलिटी ऐसी है कि उस जगह पर रोटेशन फ्री हो जाता है, रोटेशन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, रोटेशन फ्री हो जाता है, और फ्री होके इनफाइनाइट भी हो सकता है, रोटेशन इनफाइनाइट भी हो सकता है, या इसी को बोलते हैं कि रोटेशन अनरिस्ट्रेन्ड हो गया। रिस्ट्रेन मतलब होता है पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ, और अनरिस्ट्रेन का मतलब होता है वही चीज की फ्री। तो जब कभी भी कोई सेक्शन, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी कोई भी सेक्शन कहां तक, W4 तक पहुंच चुका होगा, या ऐसे बोलिए जब कोई भी सेक्शन MP तक मोमेंट क्या कर चुका होगा, रजिस्ट कर चुका होगा, वो मैक्सिमम मोमेंट है। ठीक है, MP तक जो मोमेंट रजिस्ट कर चुका होगा, तो MP के बाद जैसे ही कुछ होगा उस जगह पर एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और वो इनस्टेबिलिटी कैसी है, उस इनस्टेबिलिटी में उस जगह पर रोटेशन फ्री हो जाएगा, यानी कि रोटेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। और वो इतना ज्यादा रोटेशन इनफाइनाइट मतलब वो रोटेट होती जा रही होती, जैसे ये एक बीम है, जैसे ये एक बीम है, यहाँ पे मान लो ऐसे ये एक बीम है, और आपने लोड लगाना शुरू किया, और ये MP तक पहुंच गया। तो अब जैसे ही लोड लगाओगे, यहां पर रोटेशन देखो है कौन सा, है रिजिड ज्वाइंट, लेकिन मैं कह रहा हूं कि रोटेशन फ्री हो जाएगा और इनफाइनाइट होने लगेगा। तो रोटेशन इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि सर यहां पर क्या हो गया सर,
ये बीम क्या कर जाएगी सर, इन्फिनाइट होने मतलब कि सर ये बीम कोलैप्स हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो ये चीज समझिए कि कोई भी जगह, कोई भी ऐसे सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे समझ लो कि ये था W4 लोड लग गया, W4 लोड लग गया, ये इसका मतलब यहाँ पर मोमेंट कितना पहुंच गया सर, MP पहुंच गया, यहाँ पर MP पहुंच गया। अब W4 से जैसे ही डेल्टा W करने की कोशिश करूंगा, क्या बोला है कि W4 से जैसे ही डेल्टा करने की कोशिश करोगे, यानी कि वो MP तक मोमेंट रजिस्ट कर चुका है। अब W4 से जैसे ही करोगे इनस्टेबिलिटी होगी, और उस इनस्टेबिलिटी कारण रोटेशन फ्री हो जाएगा। तो तुमको तो पता है ना कि फिक्स ज्वाइंट पर रोटेशन नहीं होता है, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम औकात तक तो रजिस्ट कर चुका है। अब फर्दर लोड लगाओगे तो यहाँ बीम क्या करने लगेगी, इस जगह पर भी बीम क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। इस जगह पर भी बीम क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि एक इनस्टेबिलिटी आ गई। वैसे सामान्य अवस्था में फिक्स ज्वाइंट पर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलो ना कि कब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा सर, जितनी इसकी औकात है, मान लीजिए कि सर ये 500 किलो न्यूटन मोमेंट रजिस्ट कर सकता है, 500 किलो न्यूटन मीटर, तो 500 किलो न्यूटन मीटर तक यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं होगा। लेकिन सर आप 501 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये फेल हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि MP बराबर तक तो ये मोमेंट रजिस्ट करेगा। जैसे ही MP से ज्यादा मोमेंट आएगा, जैसे ही, हो भी नहीं सकता, MP प्लस 0.00000, MP पर आते ही यहां पर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और उस इंस्टेबिलिटी के क्रिएट होने का मतलब हुआ कि रोटेशन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। रोटेशन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि रोटेशन फ्री हो जाएगा या रोटेशन इनफिनाइट हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि ये इंस्टेबिलिटी ऐसी है, ये इंस्टेबिलिटी ऐसी है जैसे कि, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि एक हिंज वहां पर डेवलप हो गया। एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये बोल रहा है जैसे कि एक हिंज डेवलप हो गया। ये नहीं समझ में आया सर? अरे यार बहुत सिंपल सा है। आप बोल रहे हो कि एक इंस्टेबिलिटी ऐसी है जैसे कि वहां पर क्या हो जाएगा, रोटेशन फ्री हो जाएगा। तो रोटेशन फ्री आपको तो पता है ना, रोटेशन फ्री किस ज्वाइंट पर होता है सर, हिंज ज्वाइंट पर होता है। तो उसने बोला कि ये इंस्टेबिलिटी ऐसी है जैसे कि वहां पर क्या डेवलप हो गया, एक हिंज डेवलप हो गया, और इस हिंज के डेवलप होने के कारण रोटेशन क्या हो गया, फ्री हो गया। एक्चुअल में कोई हिंज डेवलप नहीं हुआ है, ये हाइपोथेटिकल बात है। बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूं कि ये इंस्टेबिलिटी ऐसी है जैसे कि वहां पर एक हिंज डेवलप हो चुका हो, और ये एक हाइपोथेटिकल हिंज है, सिर्फ हमारी कंडीशन को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। कि जैसे मान लो कि ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, और इस पे ये लोड ऐसे लग रहा है। अब तुमको बताना है कि MP तक पहुंच चुका है और एक इंस्टेबिलिटी आ गई है, तो तुम क्या करोगे भाई, बोल दोगे कि यहाँ पर एक हिंज डेवलप हो गया। बस इतना बोल दोगे कि यहाँ पर एक हिंज डेवलप हो गया, तो खुद ही समझ जाओगे हिंज डेवलप हो गया मतलब यहाँ पर मोमेंट MP के बराबर हो चुका है। अगर हिंज डेवलप हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पर रोटेशन क्या हो चुका होगा, फ्री हो चुका होगा। मैं बोलने से बच रहा हूं ना। अगर मैं सिंपल सा देखो, अगर मैं बोलूं कि ये देखिए, अगर मैं सिंपल सा बोल दूं कि ये ऐसे सेक्शन है, और मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि यहाँ पर एक हिंज डेवलप हो गया हाइपोथेटिकल, तो फिर तुमको और बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि हिंज डेवलप हो गया मतलब इंस्टेबिलिटी आ गई, इसका मतलब यहाँ पर मोमेंट कितना होगा सर, MP के बराबर होगा। ठीक, MP के बराबर होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर रोटेशन क्या हो जाएगा सर, फ्री हो जाएगा। तो कहानी क्या हुई, इतनी चीजें बोलने से क्या फर्क पड़ेगा कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, कोलैप्स होगा, रोटेशन फ्री हो जाएगा, और वो MP तक मूवमेंट रजिस्ट कर चुका होगा। इतना बोलने से अच्छा है कि सिर्फ आप क्या बोल देंगे कि जैसे कि यहाँ पर एक हिंज डेवलप हो गया। हिंज डेवलप होने का मतलब कि ये मैक्सिमम औकात तक रजिस्ट कर चुका है, इंस्टेबिलिटी आने वाली है और ये कोलैप्स करने वाला है, मतलब यहाँ का रोटेशन फ्री हो गया। तो आपको ये चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? क्या याद रखनी है कि कोई भी सेक्शन या सिंपल सा जब आपसे बोला जाता है कि ये रिजिड ज्वाइंट है, ध्यान से सुन लीजिए, और ये मोमेंट रजिस्ट कर सकता है, ये मोमेंट रजिस्ट करता है ना, ऐसे मोमेंट जब भी आप लोड लगाते हो तो ये मोमेंट रजिस्ट करता है। तो कब तक रजिस्ट करेगा, कब तक रजिस्ट करेगा? और आप बोलते हो कि यहाँ पर रोटेशन नहीं होता है, यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, कब तक नहीं होगा सर? एक लिमिट तक होगा ना, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इनकी औकात, इनका मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 500 किलो न्यूटन मीटर, 500 किलो न्यूटन। मतलब सर ये मैक्सिमम मोमेंट कितना रजिस्ट कर सकते हैं, 500, मतलब यही 500 किलो न्यूटन मीटर इनका क्या है सर, प्लास्टिक मोमेंट है। तुम लोड लगाते जाओगे, लोड लगाते जाओगे, होता जाएगा, होता जाएगा। एक समय इस लोड के कारण
500 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट आया, फिर 500 से 1 से होगा तो ये क्या कर जाएंगे सर, ये फेल कर जाएंगे। अब ये मोमेंट को रजिस्ट करना बंद कर देंगे और यहाँ पर रोटेशन होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज एमपी तक, कोई भी चीज एमपी तक क्या नहीं करेगी, फेल नहीं करेगी। एमपी तक वो मोमेंट को रजिस्ट करती रहेगी और एमपी से ज्यादा होने पर उस जगह पर एक इनस्टेबिलिटी आएगी और उस इनस्टेबिलिटी के कारण वहां पर रोटेशन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और मैं क्या बोलूंगा कि रोटेशन फ्री हो गया, रोटेशन फ्री हो गया, जैसे कि वहां पर एक क्या डेवलप हो गया हो, हिंज डेवलप हो गया हो। क्योंकि ये हिंज तब डेवलप हो रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल, जब सेक्शन कैसा है सर, सेक्शन फुली प्लास्टिक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक हिंज। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे ही मैं बोलूं कि प्लास्टिक हिंज है तो तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए कि ये सबसे पहले एक इमेजनरी है, सबसे पहले एक कैसा है, इमेजनरी हिंज, इमेजनरी हिंज। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर प्लास्टिक हिंज बना है तो इसका मतलब वो सेक्शन कहां पर है, वो सेक्शन अपनी फुल प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी पे है, फुल प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी पर है। मतलब वो कहां तक, फुल प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, मतलब वो एमपी तक या 2 एमपी 1.5 एमपी जो भी है, वो एमपी तक मूवमेंट रजिस्ट कर चुका है। अगर अब प्लास्टिक हिंज बन चुका है तो उस जगह का रोटेशन कैसा हो जाएगा सर, उस जगह का रोटेशन अनरिस्टेन्ड हो जाएगा, उस जगह का रोटेशन अनरिस्टेन्ड हो जाएगा, यानी कि रोटेशन फ्री हो जाएगा, रोटेशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि वहां पर एक क्या आ चुकी है, इनस्टेबिलिटी आ चुकी है, एक इनस्टेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, तो प्लास्टिक हिंज एक्चुअल में कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में कुछ नहीं, देखो क्या है कि क्या बोला जा रहा है कि कितने तक मोमेंट रजिस्ट करेगा, एमपी तक मोमेंट रजिस्ट करेगा, और एमपी मोमेंट रजिस्ट करने के बाद रोटेशन कैसा होगा सर, फ्री होगा। ध्यान से पढ़िए कि एमपी तक मोमेंट रजिस्ट कर रहा है और एमपी के बाद रोटेशन क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है। ऐसे ही तो बोल रहे हो ना कि सर ये अगर ऐसे है तो ये अगर एमपी है तो एमपी तक मोमेंट रजिस्ट करेगा, उसके बाद फ्री होगा, मतलब एक प्लास्टिक हिंज यहां पर बनेगा। तो देखो एक्चुअल हिंज जो है, एक्चुअल हिंज जो है जिसको आप आज का ऐसे बनाते हो, आप ऐसे बनाते हो, ये इसकी मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी 0 होती है एक्चुअल हिंज की। ये 1 रुपए का भी मोमेंट नहीं रजिस्ट करता है। ये शुरुआत से ही इस पे रोटेशन कैसा रहता है, शुरुआत से इस पे रोटेशन फ्री रहता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि प्लास्टिक हिंज एक इमेजनरी हिंज है। क्यों, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि एमपी तक मोमेंट रजिस्ट करेगा फिर फ्री होगा, लेकिन एक्चुअल हिंज 1 रुपए का भी मोमेंट नहीं रजिस्ट कर सकता, वो शुरुआत से क्या रहता है, फ्री रहता है। तो प्लास्टिक हिंज एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। बहुत चीजें बोलने से कि सेक्शन इनस्टेबल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा रोटेशन, वो अपनी मोमेंट कैपेसिटी तक पहुंच चुका होगा, इतना बोलने से अच्छा है कि क्या बोल देंगे कि वहां पर एक प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गया। ठीक है, वो खुद ही चीज है। अच्छा, अब इसका प्रूफ भी है, वैसे मैं प्रूफ भी करा ले इसका, मतलब ऐसा कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, थ्योरेटिकल भी किया जा सकता है प्रूफ, थ्योरेटिकली ही प्रूफ किया जाता है। लेकिन आप अभी याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि एक प्लास्टिक हिंज बन जाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, नहीं, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कोलैप्स, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कोलैप्स, रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, कंप्लीट कोलैप्स, रिक्वायर फॉर किसके लिए, कंप्लीट कोलैप्स। कितने होंगे, इसको हम डिनोट करेंगे n इक्वल टू ds प्लस कितना, n इक्वल टू ds प्लस 1 से। और व्हाट इज ds, ds इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, ds इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखना, नहीं तो कल मेरे को बहुत परेशानी होगी जब भी आप इसको पढ़िएगा, कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी जब निकालनी है तो हमेशा लोड को लगा के निकालनी है, मतलब लोड विथ लोड डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालनी है। सर ये क्या है, फ्रेम में तो फर्क नहीं पड़ता है लेकिन बीम में बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। कैसे सर, ये डीएसवीएस का काम मेरा नहीं है, स्ट्रक्चर का है। एक्चुअल में आपके सेमेस्टर में ये टॉपिक स्ट्रक्चर में ही होता है। जैसे ये तुम्हारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे बस इतना पूछ लिया कि इसका डीएस बताओ, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका डीएस होगा 1। ठीक, लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे एक लोड लग रहा है, कैसे, एक लोड लग रहा है ये ऐसे, ठीक है, तो इसका डीएस होगा 0।
ठीक, इसी तरीके से अगर एक कैंटिलीवर बीम है तो इसका डीएस होगा कितना 0, और इस वाले का भी आधी कर लो 2-4 जो भी है, और इस पे अगर लोड लग रहा है तब भी कैंटिलीवर का हर केस में डीएस क्या होता है 0। ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा तो बहुत समय चाहिए मुझे क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, आप क्या करिए मैं आपको बताऊं, चलिए स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कहां तक कितना रटोगे। जैसे कभी भी वर्टिकल लोड लगा हो, क्या लगा हो सर, वर्टिकल लोड लगा हो, ठीक, वर्टिकल लोड ऐसे लगा हुआ है, तो आपको पता है, क्या पता है कि सर अगर वर्टिकल लोड लगा है तो यहाँ पर दो ही रिएक्शन डेवलप होगी, हाँ, वर्टिकल और मोमेंट वाली, और यहाँ पर एक ही रिएक्शन डेवलप होगी, यहाँ पर एक ही रिएक्शन डेवलप होगी, हाँ सर, यहाँ पर दो रिएक्शन और यहाँ पर एक, क्यों, क्योंकि सर इस पे तो तीन होती थी, कौन कौन सी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और तीसरी कौन सी, मोमेंट, एक वर्टिकल, और इस पे क्या होती थी, एक हॉरिजॉन्टल, लेकिन प्योर वर्टिकल लोड के कारण हॉरिजॉन्टल वाली क्या होंगी, 0 होंगी। तो इस पे कितनी रिएक्शन बता दे रहा हूं, 2, इस पे कितनी रिएक्शन सर, 1, प्योर वर्टिकल लोड के लिए। तो डीएस कितना होगा, डीएस होता है नंबर ऑफ रिएक्शन बीम के लिए, इतना याद रखिए बहुत काम चल जाएगा आपका, नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इतना याद रखो तुम। लेकिन गुरु एक चीज करना कि जब प्योर वर्टिकल लोड लगा हो और आपने ये कर लिया हो कि रिएक्शन 2 होगी, रिएक्शन 1 होगी, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमेशा 2 यूज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर समेशन एफएक्स इक्वल टू 0 3 होती ना, समेशन एफएक्स इक्वल टू, ये सब मैं बहुत उसमें स्ट्रक्चर में पढ़ाता हूँ पूरा, ये 3 होती है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि 2 यूज किया जाए, आपने पढ़ा होगा r-3 r-3 6, नहीं, इसमें ये वाली काम की नहीं है, ये वाली काम की नहीं है, मतलब 2 ही काम की है, तो इन्हीं 2 को मैं लिखूंगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन इसमें विदाउट क्या लिखना, विदाउट हॉरिजॉन्टल, और ये केवल बीम के लिए, विदाउट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन काउंट करना, और माइनस में कितने करते चले जाना, 2 करते जाना। तो इस वाले के लिए डीएस कितना आएगा सर, इसके लिए डीएस सर 2 रिएक्शन 1 रिएक्शन प्लस 1, माइनस में इक्विलिब्रियम कितने सर 2, तो इसका डीएस कितना आया सर, इसके लिए डीएस 1 आया। इसके लिए भी चाहे लगा के देख लीजिए, इसके लिए लगा के देख लीजिए, चाहे पहले यहां पर देखिए, जब लोड नहीं लगा हो, जब लोड नहीं लगा है तब क्या सर, यहां पर भी कुछ भी लोड हो सकता है, तो यहां पर 2 रिएक्शन, यहां पर भी 2 रिएक्शन, तब क्या होगा, तब डीएस की वैल्यू होगी r-3, लोड नहीं लगा है ना, लोड कैसा भी हो सकता है, तब सर कैसा भी हो सकता है, तो यहां पर दोनों रिएक्शन, तो इस वाले केस में कितना आएगा सर 4-3 इक्वल टू 1, ठीक, तो इसका डीएस 1 आएगा। लेकिन इस वाले केस में देखिए, इस पे कितनी रिएक्शन सर 1, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल 0, इस पे कितनी रिएक्शन सर 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल 0, तो डीएस की वैल्यू कितनी आई सर, टोटल सम ऑफ रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कितनी 2, तो इसका डीएस कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तभी इस क्वेश्चन में सॉल्व कर पाएंगे, नहीं दिक्कत होगी, नहीं आप गलती करेंगे नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज के बिना, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज का क्वेश्चन डायरेक्ट भी जेईई के पेपर में पूछ सकता है। जैसे ये है, बताइए, ये है ऐसे, इस पे लोड ये है ऐसे, ठीक है, मान लो लोड नहीं भी लगा है तब भी वर्टिकल, तो सर इस पे कितनी रिएक्शन प्योर वर्टिकल के लिए सर 2, इस पे सर कितनी रिएक्शन, सर इस पे तो एक ही रिएक्शन आती है और वो प्योर वर्टिकल, तो ये रिएक्शन कितनी 1, तो इसके लिए डीएस की वैल्यू कितनी सर, डीएस की वैल्यू 2 + 1 माइनस में कितना सर 2, ठीक, तो डीएस की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है, और वैसे 2 आती है। जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये मान लो मेरे पास यही सब क्वेश्चन ही मिलते हैं, ये ऐसे है और इस पे वर्टिकल लोड है सर, तो इस पे रिएक्शन कितनी सर 2, इस पे कितनी रिएक्शन सर 2 विदाउट हॉरिजॉन्टल, ठीक, तो डीएस इक्वल टू कितना सर 2 + 2 माइनस में कितना सर 2, इक्विलिब्रियम 2 ही होंगी, एक काम की नहीं है, डीएस की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक, तो रिएक्शन माइनस ये करते चलिए। जैसे मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि ये है कहानी, ये भी जरूरत पड़ेगी, कंटिन्यूअस बीम भी आता है आपके वहां, ठीक, ये ऐसे है, मान लो ये ऐसे, ठीक, तो इस पे कहीं पर भी एक वर्टिकल लोड लगा दो या सब पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लगा दो वैसे तब भी। इस पे कितनी रिएक्शन सर, इस पे सर 2 रिएक्शन, हाँ यार क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगी नहीं। इस पे कितनी रिएक्शन सर 1, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगी नहीं, इस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही तो होती है। इस पे भी सर कितनी रिएक्शन 1, और इस पे भी कितनी रिएक्शन सर 1, तो टोटल रिएक्शन कितना, टोटल रिएक्शन सर 2 + 1 + 1 + 1 5 हो गई, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कितनी 2, तो डीएस की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, डीएस की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी,
क्योंकि कल हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सबसे बेसिक स्टेप यही होगा, सबसे बेसिक स्टेप यही होगा। ठीक है, कि कैसे नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज निकालना है। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज विदाउट डीएस को निकाले आप सॉल्व नहीं कर सकते। कल खत्म होगा, ठीक है, आज नहीं हो पाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी 5 मिनट 10 मिनट में होना भी नहीं है, नहीं तो प्रयास करके पढ़ा भी देता। ठीक है, तो चलिए कल इसको पढ़ेंगे। कल इस पे कोलैप्स हमको कल यही निकालना होगा। अभी तो उस जगह तक पहुंचे भी नहीं कि फाइंड आउट कोलैप्स लोड। कोलैप्स लोड को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कि कोलैप्स लोड की वैल्यू कितनी होगी कि वो बीम फेल हो जाएगी। आपको याद रखना है कि जब भी कोई चीज एमपी तक, एमपी मतलब मैक्सिमम मोमेंट वो रजिस्ट कर सकती है, वहां तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद तो सर 100% कोलैप्स होगा। 100% वहां पर रोटेशन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर एक प्लास्टिक हिंज डेवलप माना जाएगा। थैंक यू। ठीक, 9:50 पे क्लास होने लगी, कल इसको खत्म करेंगे अपन। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। पूरी क्लास में दिखे ही नहीं।